झेलेंगे। तो उस दबाव से हम परेशान हो चुके हैं। तो अब इस परेशानी को से बचने के लिए हमारे पास एक यूनिट, एक मुद्दा, एक इकट्ठा होना ही एक हल रह गया है। इकट्ठे होकर हम आगे चलें। डीजल का रिव्यू के लिए हम बात करें सरकार से, अगर रोज 70 पैसे, 60 पैसे, 80 पैसे डीजल बढ़ा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि डीजल कितना बढ़ गया। आम लोगों को उसका इफेक्ट हम देख, हमारा बढ़ नहीं पाता भाड़ा। तो हम चाहते हैं ऐसी कोई रिव्यू कमेटी बनाई जाए जिससे 2-3 महीने में एक बार रिव्यू हो, ताकि डीजल के प्राइस मंच पर बैठे हैं, मैं उन्होंने बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जिन्ने भी मेरे ट्रक ऑपरेटर भाई अज इतने इकट्ठे हुए ने, सारे को ये उम्मीद करते हैं, सारे का धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह अस इकट्ठे हुए हैं, इस तरह असी जो अज मोर्चा बना रहे हैं, इस लैके इकट्ठे चलते रहेंगे। बाकी सारे भरा सब जानते हैं साड़ियाँ की मुसीबत ने। सब तो पहला जिस तरह हम इन्होंने टोल बढ़ाता, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। बड़े कम समय में मेन बातें बहुत ही सारी समस्याएं तो आपको पता ही है, गली गली में मोहल्ले में एक से लेकर 100 तक सारी समस्याएं ट्रांसपोर्टर की है ही। ज्यादा टाइम लगाना भी कोई वो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही खड़े रहे होता है। नमस्कार सभी भाई जो यहाँ पर आए हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मैं अटवाल जी का, मोहन जी का और हमारे सोमदर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि हमने एक मुहिम चलाने की कोशिश की, एक हमने यूनाइटेड फ्रंट बनाने की कोशिश की है, जिसको सफल बनाने के लिए लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज की डेट में एसोसिएशंस तो बहुत बन गई हैं, लेकिन काम उस हिसाब से नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारी एकजुटता नहीं है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम एकजुट हों। तो इसी मंच के नीचे हम सारी एसोसिएशंस को लाएंगे। हमारी कोशिश है खाली ट्रक एसोसिएशन ही नहीं, टेम्पो एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन, क्योंकि ये जो डीजल बढ़ रही है, जो सीएनजी बढ़ने की तरसता है, जो बढ़ रही है, उसकी तरसता से सभी पीड़ित है। खाली ट्रक यूनियन पीड़ित नहीं है, सारे पीड़ित है। सीएनजी वाले भी परेशान है, टेम्पो वाले भी परेशान है। आज हमारी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, हमारे फ्रेट्स बढ़े नहीं है। तो उसको किस तरह से, एक तो सबसे बड़े तो हमारे कुछ एक मुद्दे हैं जिनको लेके हम सारे यूनाइटेड होकर सरकार के पास जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि भाई हमारे मुद्दों को, हमारी बातों को सरकार सुने और माने, ताकि हमारे को इससे राहत मिले। अगर डीजल को, अगर प्राइसेस को कम नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट जब जीएसटी लाया गया देश के अंदर, तो जीएसटी में लाके उस प्राइस को कंट्रोल, उसके बावजूद भी हमसे कम करने की वजह हमसे हर साल 10 से 15% का डिक्रीज और ले लेते हैं। आज हमारी इंडस्ट्री इतनी त्रस्त है कि बंद होने की कगार पे है। हम लोग परेशान हैं, गाड़ियां किस्तें दे नहीं पा रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। आप देखेंगे मार्केट में गाड़ियों की शॉर्टेज हो जाती है अगर थोड़ा सामान ज्यादा निकल जाए। उसका कारण क्या है? क्योंकि लोग ट्रेन छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कारण ये क्योंकि काम मीट आउट ही नहीं कर पा रहे, हम अपने खर्चे नहीं मीट आउट कर पा रहे। आज अगर देखें आप तो नई गाड़ियों की परचेजेस भी काफी कम हो चुकी हैं, ओनली बिकॉज ऑफ क्योंकि ट्रेड सक्सेस नहीं कर पा रहा, रिवाइव नहीं कर पा रहा। तो हमारा मोटिव है कि हमारा ऑल ट्रांसपोर्ट यूनाइटेड फ्रंट इंडिया इसको एक नई क्रांति के साथ आगे लाएगा। सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है, सरकार से हम लड़के अपने ट्रेड को आगे बढ़ा पाएंगे, बचा पाएंगे, उससे जीने का हक दिला पाएंगे। धन्यवाद। पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का, जिन्होंने कि सबको जोड़ने की कोशिश की और सबको यहाँ बुलाया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का प्रधान होने के नाते मैं धन्यवाद देता हूँ। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बारे में बिल्कुल सभी मेरे भाई को पता होगा, और सभी भाइयों का भी धन्यवाद जो सभी लोग यहाँ पर आए, और सभी यूनियंस का भी। 1936 की बड़ी संस्था है, लाहौर में बनी थी ये पाकिस्तान के अंदर। 1 करोड़ से ज्यादा ट्रक है हमारी एसोसिएशन में, और 40 लाख बसेस टैक्सी कैब्स है, और पूरे हिंदुस्तान की 5000 से ज्यादा यूनियन इससे एफिलिएट है। तो बहुत बड़ी संस्था है और बहुत हमें उसका एक्सपीरियंस भी है। लेकिन ऑल इंडिया के नाम पे कई लोगों को उसका पहले पहचान नहीं थी। कोई लोग कहते हैं ये सरमायादारों की यूनियन है, कोई कहते थे ये ट्रांसपोर्ट कंपनी की यूनियन है। लेकिन पिछले 2-3 साल से मैं प्रधान हूँ इस एसोसिएशन का, और मैं ट्रक वालों के साथ जुड़ा हूँ, ना कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ। ये सभी की यूनियन है बेसिकली। और मैंने ये भी कोशिश की है कि इसमें ज्यादा से ट्रक वाले भाइयों को जोड़ा जाए ऑल इंडिया के अंदर, और पूरे देश भर में कोशिश भी की। लेकिन 1.5 साल हमारा खराब हुआ कोरोना की वजह से। लेकिन फिर 5-7 स्टेटों में हमने कोशिश करके अपनी संस्था खड़ी की और ट्रक वालों को ज्यादा जोड़ने की कोशिश की।
क्योंकि देश भर में 85% ट्रक वो हैं वो सिंगल ऑपरेटर गाड़ियां हैं, जिनके पास कम गाड़ियां हैं, कमजोर वर्ग है जो 15% वो लोग हैं जिनके पास ज्यादा गाड़ियां हैं। तो कोशिश की कि 85% हमारे भाइयों का फायदा हो और उनके साथ खड़े भी हुए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो गांव से उनके लोग आए हुए हैं और गांव के अंदर जमीनें कम होती थी, होल्डिंग कम होती थी, पहले परिवार बड़े थे, वहां पर खेती करने का साधन भी उतना था। तो हमारे भाई खासकर पंजाब हरियाणा से उठकर उन्होंने ड्राइविंग बहुत की। हमारे फादर साहब ने भी ड्राइवर की 10-12 साल, हमें सारा एक्सपीरियंस है गाड़ी वाली कैसे क्या दिशा है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि आज 85% वो लोग सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना कर रहा है और वो खत्म होने के कगार पे हैं। और खत्म होने की कगार की मैं बात करूं तो पिछले 15-20 साल से मैं सुनता हूं खत्म होने के कगार पे, खत्म होने के कगार पे। लेकिन आज का समय काफी गंभीर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और मुद्दों की बात करें, जैसे डीजल की बात चर्चा चल रही थी, डीजल में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी इंटरनेशनल मार्केट की वजह से नहीं है। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 135 को बैरल था, उस टाइम में 55 रुपए के आसपास लीटर कीमत थी डीजल। पिछले साल 30 रुपए का बैरल हो गया, 20 का भी हो गया, $20 का हो गया। लेकिन हमारी सरकार ने वो फायदा हमारे भाइयों को नहीं मिला, नुकसान किया हमारी सरकार ने। सरकार ने क्या सोचा कि क्यों ना वैट बढ़ा दिया जाए, एक्साइज बढ़ा दी जाए, रोड सेस बढ़ा दिया जाए। पहले हम 2 रुपए, इस सरकार ने 10 रुपए रोड सेस, 10 रुपए लीटर जो तेल का 10 रुपए लीटर आपसे रोड सेस लेते हैं। तो सरकार ये इस वैन में ना रहे कि हम रोड बना रहे हिंदुस्तान की, लेकिन रोड हम लोग बना रहे, वो नहीं बना रहे। रोज करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं, करोड़ों रुपए, क्योंकि करोड़ों लीटर सेल आए रोज डीजल की, वो सारी कलेक्शन आपसे होती है, रोड आप लोग बना रहे हैं। उसके बाद टोल भी दे रहे हैं, टोल हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। इतना ज्यादा टोल, हद से ज्यादा टोल, जिसकी वजह से जो डीजल के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत हमें टोल में आ रही है। डीजल जो है 70% जो हमारी कंजप्शन है, जो गाड़ी खर्चा वो डीजल है, उस पर इतनी ज्यादा एक्साइज, इतना ज्यादा वैट स्टेट्स का सबसे ज्यादा। और आज जो हिंदुस्तान की सरकार भी चल रही है वो आपके ऊपर चल रही है, आपके डीजल बेचने के ऊपर चल रही है। नहीं तो उनके पास पल्ले कुछ नहीं है, सब सारी कलेक्शन इससे हो रही है, सारा देश इससे चल रहा है। वो लोग चला रहे हैं, हम जो लोग चला रहे हैं, हम बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहे हैं। सारे देश का बोझ हमने अपने कदम पर उठाया हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस सरकार ने हमें एक पैसे का बेनिफिट नहीं दिया, हर तरह से लूटने की कोशिश की और आगे भी लूटने की अलग पूरी कहानी का लूटते चले जाएंगे। इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं ऑल इंडिया भाईचारे की बात करूं तो मेरे को लगता है 30 साल पहले सस्ता बनी थी ऑल इंडिया भाईचारा। एक तरफ तो बात करें इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन उसके बीच में मेरे को लगता है सारी सस्ता उसी के बीच में से बिकती हुई, अगर मैं गलत तो बता दूंगा। उसके बाद जो सस्ता बनती है ऊपर ऐसे बांटने से राष्ट्रपति बनवा रहा हूं, तो यहाँ का प्रधान, तो यहाँ का प्रधान, तो यहाँ का प्रधान। संस्था बनाना अच्छी बात है, लेकिन जब एकता की बात करें हमें सब बनाना बहुत जरूरी है। और यहां से अगर हम लड़ाई शुरू करते हैं तो मेरा तो ये राय है कि जो यूनियन फ्रंट बनाने जा रहे हैं वो पहले दिल्ली से शुरुआत की जाए, लेकिन इसको पूरे इंडिया लेवल में बनाना पड़ेगा, तभी हम कामयाब होंगे। नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा फ्रंट का। यूनाइटेड फ्रंट हमने बनाया था, पीछे हमारी चले गई मीटिंग हुई थी तो अशोक शर्मा जी वहां पर आए थे और चर्चा की थी, और भी लोग शुरू हुए थे। तो मैंने कहा था कि यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाए। उस तरह अभी मैं ऑलरेडी का प्रेसिडेंट हूं, लेकिन फिर भी उससे ऊपर उठकर मैंने कोशिश की यूनाइटेड फ्रंट बनाना जरूरी है, क्योंकि कई लोग, कई संस्थाएं हैं, कई कुछ है, लेकिन हमारा सब एम यही है। तो सबसे पहले तो हमें संस्था एक करनी पड़ेगी, यूनाइटेड फ्रंट एक करना पड़ेगा। ठीक है, अपने एसोसिएशन के लेवल पे काम करें, लेकिन सारे यूनाइटेड फ्रंट के लिए काम करें। और हम जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, मेरा इरादा है कि पहले नॉर्थ को पूरे पकड़े, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल और दिल्ली। अगर हम इसको 2 महीने में कवर कर लेंगे, मेरे को उम्मीद है कि 2-3 महीने में इसको कवर कर लेंगे। जब आपका नॉर्थ स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर गांव में, हर कस्बे में तुम्हारे ट्रक वाले हैं। राजनीतिक पार्टियां नहीं है वहां पर। अगर बीजेपी के श्रीनगर के हर घर में नहीं है, कन्या साउथ में नहीं है बीजेपी, लेकिन ट्रक वाला आपके हर घर में, हर गांव के अंदर बहुत बड़ी मजबूती बन सकती है। उससे हमें इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा। जितना मेरे को तजर्बा है अपना, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा उसके अंदर। और ये भी आपसे मैं 100% गारंटी करता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनेगी।
क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक किस गांव में, किस घर में, किस शहर में हमारे लोग बैठे हैं। भगवान में दिक्कत पड़ती है, गाड़ी एक्सीडेंट होती है, वो परेशानियां आती हैं, कोई और अनेक लोगों की कॉल करनी पड़ती है। ऐसी कॉल करें कि एक मिनट के अंदर जरूरत ना पड़े, गाड़ियां जैसे रोड पे खड़ी करते हैं अपने घरों में चले जाए, तो कोई भी समस्या का समाधान 1 घंटे के अंदर होगा, 7 दिन लगेगी उसको, 1 घंटे के अंदर होगा, 1 घंटे पूरा हिंदुस्तान बंद है। तो ऐसी हमारी कोशिश रहेगी, अगर हम सब भाई इकट्ठे में चलते हैं बनाते हैं। बाकी देखने में बहुत ज्यादा है। अगर हम सरकारी पॉलिसी की बात करें तो हमारी गाड़ियां इतनी मजबूत है, इतनी गाड़ियां महंगी बहुत ज्यादा होगी, 40 लाख की गाड़ी होगी है। हमारे घर से 10 साल में तो उतर नहीं सकते, इस टाइम उतर नहीं सकते, उसके बाद 2-4 साल हमें चलाने के लिए मौका मिलना चाहिए। सरकार से कोशिश करें कम से कम 20 साल की हमारी बुनियाद होनी चाहिए, तभी कामयाब होंगे। क्योंकि शहरों के अंदर तो चलो ठीक है गाड़ियां नहीं है, लेकिन गाँव के अंदर जैसे यूनियन साहब पंजाब के अंदर है और भी यूनियन साहब, वहां पर सारी पुरानी गाड़ियां हैं, 20-25 साल पुरानी गाड़ियां हैं, और जो गाड़ियां हैं उससे लोग अपना रोजी रोटी चलाते हैं। लोकल चलती है 50-60 किलोमीटर, साल में 2 सीजन लगते हैं चावल इस पे गेहूं पे, तो साल में लाख रुपया कमाने से गुजारा चलता है, लाखों लोग इसमें निर्भर है। तो हमने पीछे पूरे पंजाब का सहयोग करके यूनियन दोबारा बहाल भी करवाई हमने, तो लड़ाई हर जगह हमने लड़ी है अपने इसके लिए ट्रेड के लिए। और पीछे लोगों की शिकायत भी रहती थी कि जब ऑल इंडिया स्ट्राइक करती है हमें तो पता नहीं चलता कब स्ट्राइक करती है और कब खोलती। लेकिन चेयरमैन था 2019 में जब स्ट्राइक की तो मैंने यही कोशिश की कि पूरे हिंदुस्तान से लोगों को बुलाएं। स्ट्राइक होने से पहले हमने लोगों को बुलाया कि 100-150 आदमी आएगी और सबके सामने एग्रीमेंट लोगों ने किया, लेकिन सरकार ने हमसे गद्दारी करके वो एग्रीमेंट को लागू नहीं किया। लेकिन लोगों के दिमाग में बात ये आ जाती कि पता नहीं शायद प्रधान ने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कुछ भी बात हो सरकार आपसे करती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमने जब स्ट्राइक की तो 70% के लगभग वो कामयाबी थी, उसके अंदर गाड़ियां खड़ी थी, क्योंकि टोल टैक्स की कलेक्शन से पता चल जाता है पूरी इंडिया में कितनी कलेक्शन हो रही है, सबसे पता चल जाता है। पहले तो 3-4 दिन सरकार ने बात नहीं की, लेकिन जब 5वें दिन कटनी रात के 12 बजे घर बुलाते रहे और बात करो, आपकी ताकत की बात कर रहा हूँ। उसके बाद पीयूष गोयल जी हमसे सुबह काटते थे 9 बजे, रात को 9 बजे करते थे, हम भी अड़े रहे। उन्होंने जब एग्रीमेंट किया हमसे झूठ बोल के, जैसे ही हमसे धोखा करके उसके बाद हमारा विश्वास बिल्कुल उठ चुका है, क्योंकि लोगों का विश्वास भी लीडर में तभी रहता है उनके काम पूरे हो, उनकी डिमांड्स पूरी। तो बाकी जो सबके विचार होंगे तो मेरा तो आगे ये रहता है कि अगर कल को हड़ताल पे जाना पड़े तो अकेला ध्यान होता है हमारा, तो सरकार से बातचीत करने में कोई फायदा नहीं। सरकार अपने जो हमारी डिमांड्स है वो लागू कर दे तो हड़ताल का तो बिल्कुल लगता है कि सरकार से बात ना की जाए। बाकी यूनाइटेड फ्रंट की से बात कर रहे हैं तो इसके लिए बिल्कुल तैयार है हर तरह से, और कोशिश करें कि सारे भाई मिलकर एक एसोसिएशन बनाएं और एक दूसरे की बुराई करनी बंद करें। कमी हर एक इंसान में होती है, घर में भी हो सकता है 100 कमियां हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उसके अंदर काफी वो गलत है जी, वो ठीक है जी, वो गलत है, वो ठीक है, काम नहीं लेना चाहता मैं। हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा और एक ही उस पर हमें खड़ा होना पड़ेगा, एक एसोसिएशन बनानी पड़ेगी यूनाइटेड फ्रंट। उसके लिए हम तरफ से तैयार है। और बड़ी परेशानियां, इंश्योरेंस बढ़ रही है लगातार, टायर की कीमतें बढ़ रही हैं, पीछे तेल सस्ता हुआ लेकिन टायर सस्ते नहीं हुए। फिर हमने एक सीसीए केस डाला था, उनके ऊपर करोड़ों रुपए की पेनल्टी डलवाई हमने। ऑल इंडिया भाईचारा से स्वप्न जी और हमारे आदरणीय हमारे रंजीत सिंह जी परवारी बात तक में ट्रांसपोर्ट वर्कर थे, और हाल में उपस्थित जितने मेरे ट्रांसपोर्ट भाई, जितने भी एसोसिएशन के पदाधिकारी मेंबर है, आपने अपना कीमती समय निकाला, यहाँ पहुंचे और ट्रक इंडस्ट्री से जो आज देख रहे सभी को समस्या आ रही है, उसके हल के लिए हमने आपस में विचार किए और सबने मिलकर सोचा एक अच्छा फ्रंट बना जाए, पूरी इंडिया में काम करे। तो सबसे पहले तो इसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, इसके लिए हमें एक अच्छा प्रेसिडेंट चाहिए, आपको चेयरमैन चाहिए। तो जो मंच पर हमारे जो पदाधिकारी उपस्थित है, पहले दिन से प्रवानगी लेनी पड़ेगी कि ये तो हमने मंच बनाया हुआ है पूरा गोल्ड नेशनल का, अगर नाम कुछ बदल सकते थे, प्रवानगी लगा कोई रखना है, अगर ये भी रखना ऑल इंडिया यूनाइटेड फ्रंट ये कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये हमारे नवाज जी बड़े एक्सपीरियंस वाले हैं, कई सालों से इकट्ठे काम कर रहे हैं और 30-35 साल लगातार लगे। इनके फादर तो हमारे साथ थे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, तो उस फैक्ट्री रहे हैं। तो इनको मैं इसको बेनती करूंगा कि हमारी रक्षा करें इस फ्रंट की, इनको अध्यक्ष बनाया जाए। बाकी अभी आप सभी साथी विचार कर लें, अध्यक्ष बन के हमारा मार्गदर्शन करें और फिर इस जो फ्रंट को पूरे इंडिया में कैसे लेके जाना है। सबसे बड़ी बात यह है, खाली दिल्ली में बैठ कर काम नहीं कर सकते, उसके लिए दिल्ली में एक कमेटी बनाई जाए
जिसमें 5-6 बंदे इस कमेटी के मेंबर हो, तो दिल्ली में जितने एसोसिएशन बैठी उनको सबको इकट्ठा करें, उनमें से एक प्रेसिडेंट का 2 चुन लें, सेक्रेटरी चुन लें, उनको जो है वो फ्रेंड जो है वो तरजीह बात के साथ काम करें, तो भी प्रधान बने इस संस्था का। ऐसे कितनी स्टेटें वाली, कम से कम बड़ी स्टेटें 50 स्टेटें वाली जो है वो भारत में बड़ी बड़ी स्टेटें हैं, छोटी छोटी उनकी गाँव है बहुत सारे, मणिपुर वगैरह से, लेकिन 15 स्टेट से हमें जो है मेंबर लेने पड़ेंगे। 2003 के मेंबर जो है इस संगठन में लेने पड़ेंगे ऑल इंडिया फ्रंट के अंदर, उनको जोड़ना पड़ेगा, वो स्टेट के अंदर काम करेंगे। वहां के जितने भी वहां के ट्रांसपोर्टर भाई है या जितने भी वहां पे यूनियन है वहां की सभी स्टेट की, कोई लेवल पे जिला पे है या नीचे स्तर पे है, सबको मिलकर इकट्ठा करना पड़ेगा, तब हम कामयाब हो गए। इतना बड़ा भारत देश है, हम थोड़ा दिल्ली में भी काम करके बहुत सारे आपने विचार भी रखे कि ये सिर्फ होते भी आए, लेकिन सफल नहीं हुए। इसको सफल कैसे बनाना, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसकी अध्यक्षा मैं इनसे प्रमाणी लूंगा, अगर ये हमारी निष्ठा को कबूल करें तो ये मेंटल पहले ना सबकी मीटिंग बुला रहे हैं, उसके अंदर फिर डिसाइड कर लेंगे ठीक है ना, एक मीटिंग बना लेंगे 21 जनवरी, तो उसके बाद जो फैसला उस हिसाब से ठीक है, ताकि हमारा एक्सपीरियंस हम साथ में ये हमारे साथ है। इसका सुझाव है कि एक कमेटी हम पहले आपसे मीटिंग कर लेंगे, उसके अंदर फिर एक कमेटी गठन कर लेंगे जो कि पूरे ऑल इंडिया में काम करेगी और किस तरीके से करेगी उसके रूपरेखा तैयार कर लेंगे, फिर आपसे साथ में बना देंगे, ठीक है। तो ये फिर अभी आप सभी लोग यहाँ पहुंचे, अपने कीमती समय निकाला, अपने विचार रखे, हमारे विचार भी सुने। अब इस सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप यहाँ पहुंचे। अब ये स्वागत सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी। बहुत बहुत धन्यवाद नागरा जी। और आज के हमारे अटवाल जी का उनका स्वागत करें। आगे 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 वो भी आगे। उनका तालियों के साथ स्वागत करें, सम्मान जरूरी है। तालियों के साथ सभी भाई स्वागत करेंगे। हेलो, ये सांगा जी हमारे गुरजीत सिंह सांगा जी, ये हमारे साथ पिछले 30-40 साल से जुड़े हुए हैं और मेरे को लगता है 20 सेंटर को मैंने वाला 20 से 25 सेंटर हमारे से सीनियर है, हमको क्या आगे बच्चे हैं। अब प्रधान जी सोमदत्त जी का स्वागत कर रहे हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान मोहन जी का स्वागत करें। और हमारे भाई जो मोहन जी के राष्ट्रीय वेलफेयर एसोसिएशन से पदाधिकारी आए हैं, एक बार वो भी स्टेज पर आए, संदीप भाई, अरुणा जी और बजरंग शर्मा जी। राष्ट्रीय वेलफेयर एसोसिएशन की टीम एक बार पुलिस स्टेज पर आए। पूरी सभी को माला डाल करके रणवीर जी सभी को माला डाल करके उनका स्वागत करें पूरी टीम का।